आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल, आपके सपनों का प्रकाश। नमस्कार, ज्ञानदीप चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पाठ सत्रिया और बिहू नृत्य। वीडियो में आप पाठ के प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। पहले प्रस्तुत है लेख सत्रिया और बिहू नृत्य। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली है। एंजेला की मां अलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी मां समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान मां ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। अलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहां आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्ययंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब मां ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने मां से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। मां ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की मां अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी मां पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई,
जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि अलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। मां ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात मां महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को ये कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थीं। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी मां ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा, क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। मां उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को ये बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वो असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाए। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मां को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। तो बच्चों, यह था पाठ क्षत्रिय और बिहू नृत्य, जो कि जया मेहता जी का लिखा हुआ है। यह जो उनकी किताब है नृत्य कथा, उसमें से लिया गया है और इसका अनुवाद है जो वो शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। अब जो इसकी लेखिका हैं जया मेहता, उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। जया मेहता का जन्म 1977 में हुआ। वे एक ओडिसी नृत्यांगना हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं, जिनकी भारतीय कला में समृद्ध पृष्ठभूमि है। वे बड़ी सरलता से भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स
नई दिल्ली से पेंटिंग में BFA किया है और JNU से प्राचीन भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री ली है। जया मेहता एक ऐसी नृत्यांगना है जो अपने नृत्य प्रदर्शनों में भारतीय कला के संपूर्ण परिदृश्य को चित्रित करती हैं। वे अपने नृत्यों में वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से कहानी और भारतीय कलाओं को जीवंत रूप में एक साथ लाती हैं। भारतीय नृत्य के प्रति उनके जुनून ने उन्हें दुनिया भर के बच्चों और युवा वयस्कों के लिए नृत्य पुस्तकें, प्रदर्शन और कार्यशालाएं बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी हुई एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन है जो वो सुरूबा नतालिया ने किया है। लेखक परिचय के बाद इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं। सबसे सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा या स्टार लगाना है। माँ अलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने अंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सटीक हैं, लेकिन सबसे सटीक जो है वो पहला उत्तर है। वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दूसरा है अन्नू और अंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अन्नू के पास खिलौने थे, या फिर दोनों की आयु समान थी, या फिर दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, या फिर अंजेला अन्नू से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका जो दूसरा आंसर है, दोनों की आयु एक समान थी, वो ज़्यादा सटीक है। बच्चों, जो पहला उत्तर है वो हमने इसलिए चुना क्योंकि जब अलेसेंड्रा और उनकी बेटी विमान यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान माँ अलेसेंड्रा ने अपनी बेटी को असम के बारे में, जहाँ के जीवन, संस्कृति और परंपराओं के बारे में कई बातें बताईं और अपनी बेटी को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें असम के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। दूसरा है अन्नू और अंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों की आयु समान थी। तो ये सटीक उत्तर ज़्यादा मालूम पड़ता है। इसका कारण ये है कि अन्नू और अंजेला की उम्र एक समान थी, बराबर उम्र की थी, हम उम्र थी, और समान उम्र के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसके बाद स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं पाठ पुस्तिका में भी और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इनका मिलान करना है। सतर, इसका मिलान छठी पंक्ति से होगा। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति भी इन्हीं सत्रों से हुई है। दूसरा है बोहाग बिहू, तो असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। लंदन, यह यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की कह सकते हैं राजधानी है। गुवाहाटी, तो भारत का जो असम राज्य है उसका एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। इसके बाद ब्रिटिश अकादमी, यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था, और 20वीं शताब्दी, तो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर 2000 के बीच का 100 साल का समय, उसको 20वीं शताब्दी कहा गया है। पंक्तियों पर चर्चा अगला सेगमेंट है इस पाठ का। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें पढ़कर और अपने विचार कक्षा में साझे करने हैं। असम भारत के पूर्वोत्तर में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो इस पंक्ति को थोड़ा विस्तार देना है।
तो इसका उत्तर है बच्चों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित असम राज्य विशिष्ट प्रकार के उल्लेखनीय वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर अनेक वन और राष्ट्रीय उद्यान हैं। रेशम और चाय के खास बागानों के लिए असम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साल भर चलने वाले नृत्य भी यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। असम भारत का वह गौरवशाली राज्य है जो प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न है। दूसरा है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है, नृत्य और संगीत हर्ष और उल्लास को प्रकट करने का एक तरीका है। कई बार ईश्वर, प्रकृति या व्यक्ति विशेष के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भी नृत्य और संगीत को माध्यम बनाया जाता है। आज दुनिया भर के देशों में नृत्य और संगीत की समृद्ध परंपराएं विकसित हैं, जो कि मानव समाज की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। सोच विचार कर इन पंक्तियों के उत्तर देने हैं बच्चों। निम्नलिखित के बारे में पता लगाएं और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। अंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, तो आपने बताना कि उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। कल्पना से उत्तर देना है आपकी सहायतार्थ। अंजेला एक अलग सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण को देखकर कभी हतप्रभ थी तो कभी आनंदित। उसके मन में और भी बहुत कुछ जानने, देखने, समझने की जिज्ञासाओं में से संबंधित विचार चल रहे थे। वह अपने साथ अनेक स्मृतियों को सहेजने और लंदन जाकर अपने मित्रों के साथ बांटने के बारे में विचार कर रही थी। दूसरा, बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे? असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, दूसरी बार तब जब वे खेतों में धान को रोपते हैं, और तीसरी बार जब खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बिहू कृषि के विभिन्न सोपानों पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी अंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ के इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है कि अंजेला लंदन वापस जाने के बाद चलते वक्त, खाना खाते वक्त और यहाँ तक कि खेलने के वक्त भी नृत्य ही करती रही। वह जो उसने जहाँ वीडियो बनाई थी उनकी रिकॉर्डिंग देखती रही और मन में असम की नृत्य परंपरा को याद कर आनंदित होती रही। तो यह उदाहरण सिद्ध करते हैं कि भारत से जाने के बाद भी अंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। समय के बदलने के साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में बदलाव आया है, कैसे? तो इसका उत्तर है, पहले सत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिय कलाकारों द्वारा भी नृत्य प्रस्तुत किया जाने लगा है। इस प्रकार समय बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। आगे प्रश्न है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित अंजेला और उसके परिवार ने नृत्य के साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। अंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गए? तो इसका उत्तर है, असम का सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश लंदन से बिल्कुल अलग था। बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य और उत्सव बहुत बड़ा था। अंजेला और उसके परिवार ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा कभी नहीं देखा था। यह दृश्य उन्हें एक स्वप्न की भांति लग रहा था। समारोह का विहंगम दृश्य उन्हें अचंभित कर रहा था। इसके बाद पंक्ति है, जब तक अंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। अंजेला और उसकी मां अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो इसका उत्तर है बच्चों, अंजेला और उसकी मां ने स्कूल से उसकी
बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते बढ़ाने की अनुमति ली होगी और समय कम होने और जल्दबाजी में बनाई गई योजना के कारण वे सब जल्दी से जल्दी पैकिंग करके तैयार हो गए होंगे। उन्होंने असम के नृत्य और संस्कृति के विषय में जानकारी एकत्रित की। वहाँ पर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? तो इसका उत्तर है बिहू नृत्य एक बड़ा महोत्सव है। किसी सभागार में महोत्सव करने पर सीमित व्यक्ति ही इसका आनंद ले पाते। महोत्सव का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, इसके लिए बिहू नृत्य के लिए बरगद के छायादार पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थलों में ही इस प्रकार के महोत्सव मनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो सेगमेंट है पाठ का उसका है नाम शब्दों की बात। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अपने समूह में उनसे चर्चा करनी है और उन शब्दों की पहचान करनी है। कुछ शब्द हम आपको लिख कर दे रहे हैं और आप खुद भी समूह में मिलकर ऐसे और शब्द जो है पाठ में से पहचान सकते हैं। जैसे बिहू नृत्य, सत्रिया नृत्य, असमिया भाषा और चाय बागान, मलंग गांव और वन्य जीवन। तो ये शब्द हैं जो असम से जुड़े हुए हैं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बैसाख महीना होता है जब अप्रैल में कह सकते हैं। दूसरी बार बोगाली या माघ महीना होता है देसी, और सामान्यतः जनवरी में ये जो उत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद कोंगाली या काटी कार्तिक महीना, सामान्यतः अक्टूबर में जब फसल पक जाती है। तो अंजेला और उसकी माँ लेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, इसके बारे में लिखना है। इसका उत्तर है बच्चों, अंजेला और उसकी माँ लेसेंड्रा और पिता ब्रायन अप्रैल माह में नए साल के अवसर पर भारत आए थे। बसंत के आने की खुशी में बिहू त्यौहार मनाया जाता है और यह वह अवसर होता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं। दूसरा, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। जब साल में 3 बार जो त्यौहार बिहू मनाया जाता है तो सबसे पहले तब मनाया जाता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, दूसरी बार तब जब किसान खेतों में धान रोपते हैं, और तीसरी बार खेतों में जब अनाज पककर तैयार हो जाता है। उस खुशी में बिहू नृत्य मनाया जाता है। इसके बाद अगला सेगमेंट आपकी बात। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। तो आपके घर में प्यार से आपको किन किन नामों से पुकारा जाता है? जो लड़कियां हैं वो अपना प्यारा नाम लिखेंगी, पेट नेम लिखेंगी, और जो लड़के हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है वो अपना नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आपकी सहायता के लिए कुछ नाम जो प्यार से बुलाए जाते हैं ख़ास तौर पे लड़कियों को, उसमें गुड्डी, लाडो, लाडली, रानी, परी, छोटी, किट्टू, छुटकी, सोना, गुड़िया आदि। इसके बाद वे एक साथ खेल रहे थे, यानी कि अन्नू और अंजेला। तो आप बच्चों कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं उनके बारे में लिखना है। जो जो खेल आप खेलते हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र करना है। ये जो उत्तर दे रहे हैं ये आपकी सहायता के लिए, सिर्फ इसी उत्तर को नहीं लिखना। इन खेलों के अलावा भी अगर कोई खेल आप खेलते हैं तो उसका नाम आपने नोट पुस्तिका में लिखना है। तो जैसे जो खेल खेल सकते हैं उनमें हो सकते हैं कबड्डी, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कंचे, लट्टू, पिट्ठू, खो खो, चिड़िया उड, मारम पीटी, आँख मिचौली, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, पोशम बा, राजा मंत्री, टायर बगाना, गुड्डी, कैरम बोर्ड, अंगूठा चुप्पा, रस्सा कस्सी, ऊंच नीच, बिंगो वगैरह या लूडो। इसके बाद आपकी बात का ही अगला प्रश्न है,
असम में नृत्य की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। तो आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में हर एक राज्य की एक बहुत ही अमीर नृत्य परंपरा रही है। तो जो आपके प्रदेश में जो नृत्य किए जाते हैं और उनमें से जो आपको पसंद है उन्हीं के नाम आपने लिखने हैं। तो जैसे राजस्थान में के बहुत सारे नृत्य हैं जिनमें घूमर, सुइसनी, कालबेलिया, गना गौर, झूलन लीला, झूमा, सुइसनी, गपाल, पनिहारी, गिनाद आदि। इसी तरह पंजाब में भंगड़ा, गिद्धा, धमाल और झूमर। हरियाणा में भी झूमर, फाग नृत्य, सांग, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौरी, झाली, दामन, छपेली, महासू, दांगी, चंबा, थाली, छड़ी नृत्य आदि। मध्य प्रदेश में तरतली, मांच, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपत्ती, सेल बधोनी, ज्वारा। गुजरात में गरबा, डांडिया, बबई, तिपानी, जूरिन। महाराष्ट्र में लावणी, नकटा, कोली, गाफा, दही काला, बोहड़ा, तमाशा, मौनी, पोवारा, गौरीचा। बिहार में वैगा, जदूर, जाया, माघी, मूका, लुजरी, विदायत। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, काजरी, जोरा, चैपली, जैता। छत्तीसगढ़ में गौरमारिया, पंथी, राउत, नाचा, बेदमती, चिंदैनी, चिरित, कर्मा, झूमर, पाली, तपाली, नवराणी, दीवारी। तो इस प्रकार के नृत्य हैं जो अपने देश में प्रचलित हैं। और भी बहुत सारे नाम रह गए हैं स्टेट्स के, राज्य के। तो यहाँ जो हम आपको उत्तर दे रहे हैं वो सिर्फ आपकी सहायता के लिए कि इस प्रकार के जो लोकल नृत्य हैं जो आप अपने राज्य में देखते हैं या करते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। सभी नृत्यों के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात के अंतर्गत अगला प्रश्न है, अंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग अलग तरह के थे। अन्नू के खिलौने कैसे थे और लंदन में अंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? तो जो अन्नू के खिलौने थे वो लकड़ी और नारियल की जटाओं से बने थे और जो अंजेला के खिलौनों से बिल्कुल अलग थे। अंजेला के पास लंदन में बैटरी और चाबी से चलने वाली प्लास्टिक की गुड़िया, जोकर, जीप, जहाज वगैरह इस तरह के खिलौने रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं उनके नाम लिखिए। तो हम अपने घर में कपड़ों से बनाई गुड़िया, लकड़ी के डंडों, लकड़ी के बर्तन से खेलते रहे हैं। गुड़िया की शादी, चाय बनाना, पेड़ पर चढ़ना, चोर सिपाही, घर घर खेलना आदि जो है लोकल या स्थानीय खेलों के नाम हैं। इनमें आप और बहुत सारे नाम हैं जो वो ऐड कर सकते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो हमारे यहाँ हाथ से बने हुए कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सिपाही, चिड़िया, धनुष्यबाण, ट्रैक्टर, सांप सीढ़ी, जहाज आदि खिलौने मिलते हैं। इसके बाद बच्चों इसी पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जया मेहता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जया मेहता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम नृत्य कथा है। उसके बाद प्रश्न, लेखिका जया मेहता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, जया मेहता एक नृत्यांगना, लेखिका और एक अध्यापिका हैं। वे ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं और देश विदेश में कई वर्षों से नृत्य प्रस्तुतियां भी दे रही हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अलेसेंड्रा भारत क्यों आई थी? तो इसका उत्तर है, अलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी और फिल्म को पूरा करने के लिए वे बाहर यात्रा पर आई थी। प्रश्न है, अंजेला के दोस्त क्या क्या खेल खेलते थे? तो इसका उत्तर है, अंजेला के दोस्त काल्पनिक खेल खेलते थे जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र होता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंजेला जब भारत आई या असम आई उस समय कौन सा महीना या त्यौहार था? तो इसका उत्तर है, अंजेला जब भारत आई तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में सभी त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। अंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी।
इसके बाद प्रश्न, अंजेला कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, अंजेला लंदन के एक जाने माने इलाके कैंजिंगटन में अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रश्न, बिहू की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर है बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है और इसे वसंत आने की खुशी में मनाते हैं। यह असम के जनजीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद प्रश्न, इस पाठ में किस कहानी की बात हुई है? तो इस पाठ में भगवान विष्णु के द्वारपालों की कहानी की बात हुई है, जिसे नृत्य द्वारा पेश किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हवाई यात्रा के दौरान अंजेला को माँ ने क्या बताया था? तो लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की हवाई यात्रा के दौरान माँ ने अपनी बेटी अंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई थी और बताया था कि असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और असम अपने वन्य जीवन, रेशम तथा चाय बागानों के लिए जाना जाता है। असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा रही है। बिहू यहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार और नृत्य है। प्रश्न, बिहू कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। यह कृषि पर आधारित त्यौहार है। असम में बिहू पहली बार किसान जब बीज बोते हैं तो उस समय मनाया जाता है, दूसरी बार धान रोपते समय और तीसरी बार खेतों में जब अनाज पक कर तैयार हो जाता है उस समय इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न है, मान लीजिए आप अंजेला हैं और आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की याद आ रही है, तो अपनी सखी अन्नू को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो जो फीलिंग है आपकी, जो अनुभव हैं आपके, उनको आपने इस पत्र में लिखना है। तो सबसे पहले हम संबोधित करेंगे, प्यारी सखी अन्नू, नमस्कार, आशा है तुम ठीक होगी। अन्नू, मैं लंदन वापस आ गई हूँ, पर लगता ऐसा है कि असम मेरे साथ ही आ गया है। मैं प्राय वहाँ की वीडियो देखती हूँ। मैंने अपने स्कूल में बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी थी। सभी को यह नृत्य पसंद आया, जबकि मुझे अभी बहुत अच्छा नृत्य करना भी नहीं आता, फिर भी सभी ने इस नृत्य की तारीफ की, प्रशंसा की। वहाँ खेले गए खेल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बातें, नृत्य महोत्सव पर सब कुछ बहुत याद आते हैं। मुझे जब कभी असम आने का दोबारा अवसर मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अगर तुम्हें भी लंदन आने का मौका मिले तो मेरे पास ज़रूर आना। मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैंने अपने दोस्तों को भी तुम्हारे बारे में बताया है, वे भी सभी तुमसे मिलकर ज़रूर प्रसन्न होंगे। रीना आंटी को नमस्ते कहना, तुम्हारी सखी अंजेला। तो इस प्रकार से हम इस पत्र को लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, भारत के विभिन्न लेखक हैं जो महान लेखक हुए हैं, उनके सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकट, उनके चित्र आपकी पाठ पुस्तक में भी दिए गए हैं और आप इनको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इन डाक टिकटों को बड़े ध्यान से देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आपको डाक टिकट हैं, जो इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया और अगर आपको वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो क्यों लगा, इसके बारे में बताना है। तो सबकी बच्चों अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। तो हर एक किसी बच्चे को कोई पसंद आया होगा चित्र या लेखक, किसी को कोई, जैसे कबीर जी ने दोहे लिखे तो जो बच्चों को दोहे पसंद है वो कबीर जी को पसंद कर सकते हैं। प्रेमचंद जी ने कहानियाँ लिखी तो आप प्रेमचंद जी को पसंद कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने देशभक्ति की कविताएं लिखी, जिन बच्चों को उनकी कविताएं पसंद आ सकती हैं वो मैथिली शरण गुप्त को जो है चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति पर अपनी रचनाएं रची हैं, तो कईयों को सूरदास पसंद आ सकते हैं। तो जहाँ जितने भी लेखक हैं बहुत भारत के एक महान लेखक रहे हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार उसको चुन सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं कि आपको उनमें क्या अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन सी जानकारी दी गई है? तो जब हम इन डाक टिकटों को देखते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि पहली बात तो डाक टिकटों पर लेखकों का छाया चित्र है और
हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही डाक टिकट जारी होने के वर्ष और लेखकों के जन्म और मृत्यु के बारे में भी जानकारी अंकित की गई है। तो प्यारे बच्चों, यह थी वीडियो जो है सत्रिया और बिहू नृत्य पाठ पर आधारित। वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय रहते मिलते रहें। आप स्क्रीन पर आनंद ले रहे हैं जो इस पाठ की लेखिका हैं जया मेहता, उनकी एक प्रस्तुति। तो आनंद लीजिए इस नृत्य का, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के लिए पंजाबी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के वीडियो मिलेंगे। कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और बाकी भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो में दिखाए गए प्रश्न उत्तर के अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। छठी कक्षा की और वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। कृपया ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। कृपया ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।